हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ मयंक। माई सेल्फ शांति। फ्रेंड्स, हमने क्लास 9 का चैप्टर 2 शुरू किया था, जिसमें हमने 2.2 तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम 2.3 शुरू करेंगे। ओके, तो 2.3 है मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ चुके हैं कि प्रायः जो प्राकृतिक पदार्थ हैं वो रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते और मिश्रण से घटकों को अलग करने के लिए अनेक प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। और पृथक करने से मिश्रण के जो अलग अलग घटक हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना बहुत सरल हो जाता है। ठीक है, तो विसमांगी मिश्रण को भौतिक क्रिया द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर, छन्नी से छानकर, और जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फिर कभी कभी जो मिश्रण होते हैं उसके घटकों को अलग करने के लिए हमें स्पेशल टेक्निक का यूज़ करना पड़ता है, मतलब विशेष तकनीक का प्रयोग में लाया जाता है। तो ये तकनीक क्या क्या है, चलिए आगे देखते हैं। 2.3 का 1, रंग वाले घटक डाई को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। तो इसको हम डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पर आपको एक बीकर दिख रहा है, इसमें हमने जल लिया है, ठीक है, और बीकर के ऊपर हमने एक वाच ग्लास रखा है, ये आप देख रहे हो। अब हम बीकर को गर्म करते हैं और इसके ऊपर हमने कुछ स्याही रख दी है, स्याही डाल रखी है। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि जब हम बीकर को गर्म करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो वाच ग्लास है तो उसमें से जो हमने स्याही रखा है उससे वाष्पीकरण हो रहा है। तो वाष्पीकरण होने तक हम इसको गर्म करना जारी रखते हैं। अब वाच ग्लास पर हमको क्या अंतर दिखाई देता है ये हम नोट करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या पता चलता है, तो हम ये पाते हैं कि जो स्याही है, आप देख रहे हो ये स्याही, तो जल में रंग का एक मिश्रण है, इसमें जल मिला हुआ है ना, जल में ये नीला रंग जो मिला हुआ है स्याही, उसका एक मिश्रण है। और इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण के द्वारा की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। मतलब स्याही जल में रंग का एक मिश्रण है, जो मैंने ये बताया। इस तरह से हम विलायक से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा अलग करते हैं, ठीक है। तो ये मेथड जो आप देख रहे हो यही वाष्पीकरण है, और हम इसी विधि से इस तरह के मिश्रण को पृथक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 2.3 का 2, दूध से क्रीम को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल हम बाज़ार में फुल क्रीम टोन्ड, डबल टोन प्रकार के दूध या पॉलीपैक या टेट्रापैक जो दूध के पैकेट हैं वो हमको मिलते हैं। तो दूध के इन प्रकारों से में अलग अलग मात्रा में क्या होती है, वसा होती है, ठीक है। मतलब इस प्रकार के जो पैकेट होते हैं उनमें अलग अलग मात्रा में जो वसा होती है ना। तो इसको हम कैसे पृथक कर सकते हैं, दूध से क्रीम को कैसे अलग कर सकते हैं। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है। इस सिद्धांत के आधार पर जब इसे तेजी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी द्रव में जो मौजूद ठोस कण हैं इतने छोटे होते हैं कि इनको छानकर या फिल्टर पेपर से हम बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। और इन कणों को अलग करने के लिए हम फिल्टर विधि का प्रयोग नहीं कर सकते, ओके। तो इसको हम छानकर अलग नहीं कर सकते हैं ना। ऐसे मिश्रणों को अपकेंद्रण के द्वारा पृथक किया जाता है, ठीक है। और
जैसे कि हमने पढ़ा कि इस सिद्धांत के आधार पर इसे तेज़ी से घुमाया जाता है, तब जो भारी कण है वो जो मिश्रण है उसके नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। जैसे कि आपने दही से मक्खन निकालते हुए देखा होगा। तो चलिए इसके अनुप्रयोग देखते हैं, मतलब इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो पहला है जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र के जांच में, है ना, जो लैब वगैरह है वहाँ पर ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट जो किया जाता है उसमें। सेकंड है डेयरी तथा घर में क्रीम को मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, ये भी आप जानते ही हो, घर में जो मक्खन निकालते हैं वो इसी विधि के द्वारा निकाला जाता है। और कपड़ा धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं 2.3 का 3, 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। मतलब 2 अघुलनशील मतलब 2 अलग अलग प्रकार के द्रव, जैसे कि तेल और जल, है ना। तो ये दोनों आपस में मिलते नहीं हैं, है ना, घुलते नहीं हैं एक दूसरे में। तो इनको किस प्रकार से हम पृथक कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो इसका भी एक प्रैक्टिकल है, उसके द्वारा हम जानेंगे। तो इसमें एक कीप यूज़ किया जाता है, आप ये देख रहे हो, ये एक कीप है ना। तो इस कीप में हम मिट्टी का तेल और जल, इसको जो इसका मिश्रण है उसको रख लेंगे और इसको अलग करने का प्रयास करेंगे। और मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को इस पृथक्करण कीप बोलते हैं इसको, इसमें डाल देंगे। कुछ देर तक इसे ऐसे ही शांत छोड़ देंगे ताकि जल और तेल की अलग अलग परत तैयार हो जाए। ओके। और पृथक्करण कीप के ये जो स्टार्प कार्क है इसको खोल लेंगे और सावधानी पूर्वक जो नीचे वाले जल की परत है उसको निकाल लेंगे। आप देख रहे हो, आपको पता है कि जो मिट्टी का तेल है वो जल से हल्का होता है और ऊपर तैरने लगता है। तो इस तरह से मिट्टी का तेल जो है ऊपर रह जाएगा और जल नीचे आ जाएगा, है ना। तो हम इस कार्क को खोलकर जो जल है उसको अलग कर लेंगे और जैसे ही तेल नीचे पहुंच जाए, मतलब जितना जल है वो नीचे बह जाएगा, तो फिर मिट्टी का तेल यहाँ तक पहुँच जाएगा। तब हम क्या करेंगे, जो स्टार कार्क है उसको बंद कर देंगे, ठीक है। और इस तरह से हम जो अघुलनशील द्रव है उसको अलग कर सकते हैं। अब इसका अनुप्रयोग देख लेते हैं कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो पहला है तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, ये तो हमने देख ही लिया प्रैक्टिकल में। दूसरा है धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में। तब ये क्या होता है, तो फ्रेंड्स धातु शोधन के दौरान जो लोहा है उसको अलग करने की जो क्रिया विधि होती है, इस विधि के द्वारा जो हल्के स्लैंग होते हैं, स्लैंग मतलब धातु मल बोला जाता है जिसको, तो इसे ऊपर से हटा लिया जाता है और भट्टी की निचली सतह पर जो पिघला हुआ लोहा है वो शेष रह जाता है, ठीक है। इस तरह से हम लोहे को अलग कर लेते हैं और जो स्लैंग या धातु मल होता है उसको हटा लिया जाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार अलग अलग परतों में पृथक हो जाते हैं, मतलब अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर ये भी देख लिया। अब चलिए आगे देखते हैं 2.3 का 4, नमक तथा अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है ना। तो इस प्रकार उन मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हों को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि और क्या क्या एग्जाम्पल है इसके। ऊर्ध्वपातन क्या होता है ये तो मैंने समझा ही दिया था आपको लास्ट वीडियो में।
तो उसको फिर से दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हम इसका एग्जाम्पल सीधे देखते हैं, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड। मैंने डायग्राम भी बताया था आपको, फिर से दिखाऊं क्या? पर एक मिनट। ये डायग्राम आप फिर से देख लीजिए। ये देख रहे हो, ऊर्ध्वपातन द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, है ना। तो ये आप डायग्राम भी देख लीजिए और एक बार याद कर लीजिए अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन कैसे किया था। ठीक है, हम इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे क्योंकि ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स, इसी तरह इसके और एग्जाम्पल हैं कपूर, नेफ्थलीन और एंथ्रासिन, है ना। ये सब क्या है? ऊर्ध्वपातित होने योग्य ठोस पदार्थ के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 2.3 का 5। काली स्याही में डाई एक ही रंग है। मतलब क्या काली स्याही में डाई एक ही रंग है? तो इसको भी चलिए समझ लेते हैं हम, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। डायग्राम है एक, तो इसमें एक फ़िल्टर पेपर लिया है हमने और इसके नीचे किनारे पर 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक लाइन खींच ली है। ठीक है, और इसमें हम एक घुलनशील काली स्याही की एक बूंद डालते हैं। ये आप देख रहे हो, ये काली स्याही की एक बूंद डाल देते हैं और इसमें जो फ़िल्टर पेपर है इसको एक सिलेंडर में, मिजलिंग सिलेंडर बोलते हैं, इसके अंदर इस तरह से रख लेंगे। ठीक है, और ये जो जार है उसको यहाँ पर कांच की छड़ की सहायता से हम लटका लेंगे इस फिल्टर पेपर को, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, और यहाँ पर हम क्लिप लगा देंगे। ठीक है, अब इसे कुछ देर नीचे हम यहाँ पर जल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे जल लिया है। अब इसको कुछ देर हम ऐसे ही छोड़ देंगे। जैसे ही जल जो फिल्टर पेपर है उस पर ऊपर की ओर उठे, इसको हम नोटिस कर लेंगे कि हमको क्या दिखाई देता है। ठीक है, तो यह विधि क्या कहलाती है? यही विधि क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। ठीक है, तो जो स्याही हमने प्रयोग की उसमें जल क्या है? तो जल विलायक के रूप में है और डाई विलय के रूप में है। ये जो डाई देख रहे हो आप, ये विलय के रूप में है। जैसे ही जल फिल्टर पेपर पर ऊपर की दिशा की ओर आगे बढ़ता है, यह जो डाई के कणों को भी अपने साथ ऊपर ले जाता है। और प्रायः डाई 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है और रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है तेज़ी से ऊपर उठता है और इस प्रकार रंगों का पृथक्करण संभव हो जाता है। ठीक है, तो समझ में आया आपको? हम क्रोमेटोग्राफी का डेफिनेशन आगे देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है? तो यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। ठीक है, तो मिश्रण से घटकों को अलग करने की इस विधि को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, और ग्रीक में क्रोमा का अर्थ रंग होता था। जो क्रोमेटोग्राफी है क्रोमा और के द्वारा बना हुआ है ना। तो क्रोमा का अर्थ होता है रंग, और इस विधि को सबसे पहले रंगों को अलग करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्रोमेटोग्राफी पड़ा। और इसका उपयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने के लिए किया जाता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। ठीक है, और इस तकनीकी के विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में जो इसकी जो नई नई तकनीकें हैं उसका भी विकास हुआ, जिसके बारे में आप आगे के क्लासेस में पढ़ोगे। चलिए अब इसके अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो पहला है डाई में रंगों को पृथक करने में, दूसरा है प्राकृतिक रंगों में पिगमेंट को पृथक करने में, और तीसरा है रक्त से नशीले पदार्थों ड्रग्स को पृथक करने में। तो इन सब में क्रोमेटोग्राफी का यूज़ होता है।
नेक्स्ट है 2.3 का 6, दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर दो मिश्रण इस तरह से हैं जो आपस में घुले हुए हैं, है ना, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उनको हम कैसे अलग कर सकते हैं इसको देखेंगे। तो एसीटोन और जल को इसके मिश्रण से पृथक करना। एसीटोन को जल में अगर मिला दिया जाए तो वो दोनों एक दूसरे में आपस में घुलनशील होते हैं, है ना, एक दूसरे में घुल जाएंगे। तो इनको कैसे पृथक करेंगे, तो चलिए प्रैक्टिकल से देखते हैं। यहाँ पर हम एसीटोन और जल का मिश्रण लेंगे और उसको अलग करने का प्रयास करेंगे। तो इस मिश्रण को आसवन फ्लास्क में लेंगे। ये जो आप देख रहे हो, ये जो फ्लास्क है इसको आसवन फ्लास्क बोला जाता है। इसमें एक थर्मामीटर लगाएंगे, है ना, और ये जो मिक्सचर है, मिश्रण है, उसको धीरे धीरे गर्म करेंगे और जो थर्मामीटर है उससे सावधानीपूर्वक उसका अवलोकन करेंगे। ठीक है। एसीटोन वाष्पित होता है और संघनित होकर संघनक द्वारा बाहर निकलने पर इसे बर्तन में एकत्रित कर लिया जाता है और जो जल है वो आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। तो आप जो देख रहे हो ये संघनक है, जल संघनक। यहाँ पर जल और एसीटोन का विलयन है। ये आसवन फ्लास्क है, यहाँ पर से जल बाहर निकलता है और यहाँ से ठंडा जल अंदर जाता है और यहाँ पर हम एसीटोन को इकट्ठा कर लेते हैं। ये एक थर्मामीटर है, बाकी तो सब आप जानते ही हो, है ना। तो इस विधि के द्वारा दो घुलनशील द्रवों को आसवन विधि से पृथक कर सकते हैं और यही विधि आसवन विधि कहलाती है। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं आसवन विधि का। आसवन विधि, इसका उपयोग ऐसे मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं तथा इनके घटकों के क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है। अधिक अंतराल मतलब इसमें जो एसीटोन और जल है इन दोनों के क्वथनांक मतलब इसके उबलने के जो टेम्परेचर है वो अलग अलग है ना, वो दोनों के बीच में बहुत अधिक डिफरेंस है। तो ऐसे मिश्रण को इस विधि के द्वारा, आसवन विधि के द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन क्या है, तो दो या दो से अधिक घुलनशील द्रव्यों जिनके क्वथनांक का अंतर 25 केल्विन से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। हमने आसवन विधि में पढ़ा कि उनके जो मिश्रण है उनके भी क्वथनांक मतलब उसके उबलने की जो टेम्परेचर है उसमें बहुत अधिक डिफरेंस होता था, पर यहाँ पर प्रभाजी आसवन में दो मिश्रण के क्वथनांक दर कितना होता है, तो 25 केल्विन से कम होता है, मतलब काफ़ी नज़दीक होते हैं, है ना। तो इस विधि के द्वारा ऐसे मिश्रण को अलग किया जाता है और इसे ही प्रभाजी आसवन विधि कहा जाता है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है, वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण, पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण। ओके, तो मतलब इसका जो ऑपरेटस है, जो उपकरण है, वो भी सेम आसवन विधि के समान ही होता है। केवल इसमें एक आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, यही प्रभाजी स्तंभ या प्रभाजी कालम कहलाता है। बाकी तो सारा आसवन विधि के समान ही है ना। यहाँ पर मिश्रण रहेगा, यहाँ से जल बाहर निकलना है, यहाँ पर जल अंदर जाएगा और यहाँ पर शुद्ध द्रव का जो घटक है उसको हम इकट्ठा करेंगे। ये जल संघनक है। ठीक है, और साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भरी होती है। ये जो आप गोल गोल देख रहे हो ये शीशे के गुटके हैं, इससे भरी होती है और ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करती हैं, मतलब स्पेस देती हैं। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो सेम उसी तरह से।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम प्रभाजी आसवन के बारे में भी पढ़ चुके। अब आगे देखते हैं 2.3 का 7। फ्रेंड्स इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। इस चैप्टर जो 2 है वो भी शायद 4 या 5 पार्ट्स में कंप्लीट होंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर को 4 या 5 पार्ट्स में कंप्लीट किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर वीडियो मैं क्लोज़ करती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।